हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बिहार में हम लोग प्राचीन बिहार देख लिए थे। आज से स्टार्ट करेंगे मध्यकाल बिहार। इसमें हम पाल वंश, कर्नाट वंश, सेन वंश और तुर्क आक्रमण के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाल वंश। मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? 647 ईस्वी से। 8वीं से 12वीं सदी को कौन सा काल माना जाता है? पूर्व मध्यकाल यानी पुराना। मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था? तो पाल, सेन और कर्नाट ने मुख्य रूप से इन्हीं तीनों ने शासन किया था। इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का शासन कब से कब तक था? 750 से 770 ईस्वी तक। और किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल बोगरा जिले, जिसको हम पुंड्रुवर्धन के क्षत्रिय कुल का था, किस इतिहास के अनुसार जो गोपाल था क्षत्रिय कुल का था? तो इतिहासकार है तारानाथ के अनुसार गोपाल क्षत्रिय कुल का था। तारानाथ किस देश का इतिहासकार था? तिब्बती इतिहासकार था। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुंडुवर्धन था? बंगाल, क्योंकि पाल वंश उस समय बंगाल में ही था। तो पुंडुवर्धन था किस प्राचीन राज्य का नाम? तो बंगाल का। गोपाल के बाद कौन शासक बना? धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक था? 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक था। 770 से 810 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने किस कन्नौज का शासक नियुक्त किया? किसे? धर्मपाल को, चकड़ा युद्ध को। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि ली? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दिया गया। उदय सुंदरी के रचनाकार कौन थे? सोड्डल थे। सोड्डल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर का स्वामी कहा था? धर्मपाल में, इसीलिए उसको उत्तरापद स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन एक प्रतिहार शासक था? वत्सराज। कौन एक राष्ट्रकूट शासक था? ध्रुव। वत्सराज एवं ध्रुव ने किस पाल शासक को पराजित किया? धर्मपाल को। धर्मपाल के बाद कौन पाल शासक था? देवपाल। किस पाल शासक के कार्यकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? देवपाल के समय। पाल शासक जो है, पाल साम्राज्य सबसे चरमोत्कर्ष यानी सबसे ज़्यादा उन्नति पर था। कब? देवपाल के समय। किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई? देवपाल ने अपनाई थी। कौन प्रतिहार शासक था? नागभट्ट द्वितीय था। किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कम्बोज के हूनों को पराजित किया? देवपाल ने। बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? जावा का। किस शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? तो ये दिए देवपाल ने ही। कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म को एक तरह से आश्रय दिया था देवपाल ने ही, जिसके लिए इन्होंने नालंदा में 5 गांव दान दिए थे। अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना था? देवपाल को। किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो किस पाल शासक की मृत्यु के बाद था? देवपाल, क्योंकि देवपाल ही सबसे शक्तिशाली शासक था जो विस्तारवादी नीति पर चल रहा था। और इसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों पर लोग क्या किया, उसका अधिकार कर लिया। 11वीं सदी में कौन पाल शासक था? महिपाल। यानी देवपाल के बाद कौन आया? महिपाल। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है महिपाल को।
महिपाल के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया? राजेंद्र चोल ने किया था, जो चोल वंश का था, राजेंद्र चोल ने। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल। रामचरित्र के रचनाकार कौन थे? संध्याकर नंदी। रामचरित्र के रचनाकार हैं। रामचरित्र ध्यान रखेंगे, रामचरित्र मानस नहीं है, रामचरित्र के लेखक संध्याकर नंदी हैं। रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? रामपाल से। रामचरित्र मानस रामपाल। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद ने मन्नेर ताम्रपत्र से किस कड़ की चर्चा मिलता है? तो तुसुक दंड कड़ का चर्चा मिलता है गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद से। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविहार स्थापित करवाया था? पाल वंश के शासकों ने। विक्रमशिला महाविहार किसने स्थापित करवाया? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान में दिए? 200 गांव। किस वंश के शासकों ने उदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे? पाल वंश ने। और पाल शासकों के किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? तिब्बत से। निम्नलिखित में से कौन विद्वान तिब्बत गया था? तो शांतरक्षित और अतीश दीपंकर, ये दोनों गए थे तिब्बत। किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आया? तो ये बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के अभियान में नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आया था। शैलेंद्र वंशीय शासक ने किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की? देवपाल। प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था, तो कांस्य युग यदि बनाने का देखा जाए तो पाल युग सबसे आगे था कांस्य प्रतिमा बनाने में। किसने पाल वंश को रूहेला कहा था? सुलेमानो ने पाल को रूहेला कहा। जिस पूर्वी भारत में पाल वंश का शासक था उसी समय पश्चिमी भारत में किसका था? तो पूर्वी भारत में चल रहा है पाल वंश, और उसी समय पश्चिमी भारत यानी राजस्थान गुजरात के इलाकों में गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था। जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था उसी समय दक्षिण भारत में कौन था? तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन चल रहा था, यानी पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट चल रहा था। हर्षवर्धन के समय कन्नौज भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन के समय कन्नौज पर अधिकार हेतु किसके बीच संघर्ष हुआ था? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण में पूरा हुआ? 5 चरण में। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया? धर्मपाल ने। और धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ था? वत्सराज से। धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? विग्रहपाल, देवपाल, नारायणपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस वंश की विजय हुई? गुर्जर प्रतिहार वंश की। किस वंश ने सर्वाधिक दिनों तक कन्नौज पर शासन किया? पाल वंश ने। बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो महेंद्र पाल का। बिहार और बंगाल से गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख मिला महेंद्र पाल। नेक्स्ट है कर्नाट वंश। रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ? तो तिरहुत क्षेत्र जो आज वैशाली है, कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? धन्यदेव। सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? नान्यदेव से। मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? कर्नाट वंश के संबंध में। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमड़ागौर। किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो कर्नाट वंश को। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ? तो ये बंगाल के शासक से हुआ था। नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला है? तो ये दरभंगा और तिरहुत तक फैला हुआ है।
कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? सन 1378 ईस्वी में। किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? हरि सिंह देव के शासन के समय। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली के। विद्यापति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये शिव सिंह और कृति सिंह दोनों के समय दरबारी थे विद्यापति। विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? दरभंगा में हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1350 में। किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई थी? सार संग्रह की। चंदेश्वर की रचना किसने किया था? तो चंदेश्वर की रचना किया था कृत्य चिंतामणि, विवाद रत्नाकर और राजनीति रत्नाकर। ये तीनों जो है चंद्रशेखर की रचना है। गणपति ठाकुर की रचना है तो गडंग भक्ति और तरंगनी। गडंग भक्ति और तरंगनी ये दोनों गणपति ठाकुर की रचना है। विद्यापति का अन्य नाम है अभिनव जयदेव। विद्यापति का अन्य नाम है अभिनव जयदेव। कीर्ति लता के लेखक है विद्यापति। कीर्ति लता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो ये मैथिली, प्राकृत और संस्कृत तीनों भाषा था कीर्ति लता का। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृत मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया था? तो औरहट नाम दिया था। औहट। मैथिली, संस्कृत और प्राकृत भाषा यदि मिश्र हो जाए तो उसको विद्यापति ने औहट भाषा नाम दिया। किसने भू परिक्रमा की रचना किया? विद्यापति ने। विद्यापति ने लिखनावली की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में लिखनावली की रचना की। कौन विद्यापति की रचना है? गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये तीनों जो है विद्यापति की रचना है। गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। विद्यापति की रचना नहीं है कौन? तो सार संग्रह नहीं है। बाकी विभाग सार, गयापतन और वर्षकृत तीनों की रचना विद्यापति ने किया था। विभाग सार, गयापतन और वर्षकृत की रचना। किस रचना का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरमती से है? तो हीरमती से है विश्वास देवी, दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली। ये तीनों का संबंध हरिमती से है। नरसिंह की देव की पत्नी हरिमती से है। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। किसने सेन वंश की स्थापना किया? सामंत सेन ने। सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत था? तो पालों के सामंत था। यानी पालों के अंदर ही रह के पाल वंश को इसने ही समाप्त कर दिया और सेन वंश की स्थापना किया। किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? हेमंत सेन के समय। सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन। सेन वंश सेन शासक की राजधानी देवपाड़ा ताम्रपत्र लेख से मिलती है। विजय सेन। सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया था। किसने? सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया। किस सेन ने? तो विजय सेन ने। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत जयदेव का संबंध किस वंश से? सेन वंश से है। लक्ष्मण सेन की किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। सेन शासकों में की राजधानी कहाँ थी? तो ये लखनऊ थी और नदिया और लखनऊ थी। किस सेन शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है बिहार का। बिहार पर तुर्क आक्रमण। कौन कौन तुर्क आक्रमण किया था? पहला, भारत पर प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया? और बिहार पर भी प्रथम चरण में इसे भारत पर भी इसी ने आक्रमण किया तुर्कों ने। वो थे महमूद गजनवी। भारत पर द्वितीय चरण में किस तुर्क ने आक्रमण किया? गौड़ी ने। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? गजनवी। दूसरा गौड़ी। किस तुर्क आक्रमण के समय बिहार में कौन शासक था? रामपाल।
तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से मिलती है? शाहनामा से। कौन शाहनामा के लेखक है? फिरदौसी। शाहनामा किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? फारसी की। निम्न में से कौन यामनी वंश से संबंधित है? महमूद गजनी यामनी वंश से संबंधित है। महमूद गजनी के पिता का क्या नाम था? सुगुप्तगीन। महमूद गजनी के पिता का क्या नाम था? सुगुप्तगीन। किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनी ने धारण की थी गाजी की उपाधि। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया? जयपाल पर किया था। गजनवी ने 1011 से 12 में दोबारा कहाँ आक्रमण किया? थानेश्वर में। महमूद गजनवी ने पंजाब पर कब आक्रमण किया? 1021 से 22 ईस्वी में। महमूद गजनवी के पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तो सैन्य केंद्र स्थापित करना। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये तो सबसे चर्चित था, 1025 ईस्वी में किया था 26 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन शासक के विरुद्ध था? जाट लोग के विरुद्ध था, क्योंकि जाट लोग इसको अक्सर परेशान करते थे। जब ये लौटते थे धन लूट कर, तो जाट लोग भी इनसे कुछ कुछ लूट लिया करते थे, इसलिए अंतिम बार इन्होंने जाटों से लड़ा था। गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। किस शासक का मूल नाम मोइनुद्दीन महमूद बिन शाम था? मोहम्मद गौरी का नाम था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य था धन लूटना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना और सैनिक केंद्र स्थापित करना। तीनों उद्देश्य था गौरी का, जबकि महमूद गजनवी केवल धन लूटने आया था। ये यहाँ राजनीतिक सत्ता भी स्थापना करना चाहता था और सैन्य केंद्र भी स्थापना करता था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने कब उदंतपुरी को जीता था? सन 1198 ईस्वी में। किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक का सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को। किस तुर्क शासक के आक्रमण का लक्ष्मण सेन एवं इंद्रदुम्न पाल ने विरोध किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने कब सेन शासकों के राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया? 1203 से 5 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीतकर कहाँ राजधानी बनाया? लखनऊती को। बंगाल बिहार को जीतकर लखनऊती को बनाया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने कर दिया था। बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था मोहम्मद गौरी। बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद किसका शासन बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसी के स्थापना के बाद सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे सल्तनत काल। ठीक है, इसी तरह क्विक रिवीजन में छोटे छोटे वीडियो के द्वारा टोटल बिहार का रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, आप बस इसको 1 से 2 बार केवल बस सुने ध्यान से। ठीक है।